मेरा नाम राबिया है। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने शौहर को इस काम के लिए मनाया था। वो तो मुझे तलाक देकर घर से निकाल चुका था, मगर मैं उस पर जान देती थी। शादी के बाद मेरे शौहर सलीम ने मेरी ज़िंदगी को जन्नत बना दिया था। मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझने लगी थी कि शादी के एक हफ्ते में ही मेरे शौहर ने मुझे बहुत ही इम्प्रेस कर दिया था। ये बात मैं दावे से कह सकती थी कि सलीम के साथ मेरी ज़िंदगी बहुत ही कामयाब गुजरने वाली थी। सलीम को ऑफिस से 2 हफ्तों की ही छुट्टियां मिली थीं। एक हफ्ता शादी के फंक्शन में गुजर गया और दूसरा हफ्ता तो ऐसे पर लगाकर गुजर गया कि कुछ पता ही ना चला। कल से सलीम ने ऑफिस में ज्वाइनिंग देनी थी, इसलिए वो बोले कि चलो तुम्हें मार्केट ले चलता हूँ, जिस चीज़ की भी तुम्हें ज़रूरत हो वो तुम ले लेना। मैं खुशी खुशी राजी हो गई क्योंकि मुझे कुछ चीज़ों की बहुत ज़रूरत थी। मैंने और सलीम ने मार्केट से बहुत सारी चीज़ें खरीदी। वापसी पर वो बोले हम खाना भी किसी अच्छे से रेस्टोरेंट से खा लेते हैं। हमने खाना खाया तो वापसी पर हमें काफ़ी देर हो चुकी थी। हम अपनी गाड़ी तक जाने लगे तो एक तेज़ रफ्तार वैन हमारे पास से गुजरी थी। उस वैन को देखकर मेरा ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया था। मैं बहुत ज़्यादा डर चुकी थी और हड़बड़ाहट में जल्दी से गाड़ी का दरवाज़ा खोल कर उसके अंदर बैठ गई। सलीम भी मेरे पास आकर बैठ चुके थे। वो बोले क्या बात है, तुम उस बैन को देखकर घबरा क्यों गई थीं, जैसे तुम्हारी कोई चोरी पकड़ी गई हो। मैं मुस्कुराने की कोशिश करने लगी और बोली नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है। मगर सलीम को मेरा जवाब रिलैक्स नहीं कर सका था। वो जिद पर अड़ा रहा कि मैं उसे सब कुछ सच बता दूं। एक पल के लिए तो दिल में आया कि मैं उसे वो सब कुछ कह दूं जो मुझ पर बीता है। यकीनन वो मेरी बात को बखूबी समझ सकता था, मगर मेरे दिल में एक डर सा बैठा हुआ था कि कहीं ऐसा ना हो कि वो मुझसे नाराज़ हो जाए, मुझ पर शक करने लगे और शादी के शुरू दिन परेशानी में गुजर जाएं। इसीलिए मैंने बहाना कर दिया कि मुझे तेज रफ्तार चीज़ों से डर महसूस होता है। मेरी बात सुनकर सलीम पुरसुकून हो चुका था, जबकि जो सच था वो तो शायद मैं ही जानती थी और मैं किसी को बता नहीं सकती थी, क्योंकि वो मेरी ज़िंदगी का सबसे भयानक सच था। रात को हम घर पहुँचे तो मेरी सास और ननद हिना ने अदालत लगाई हुई थी। मेरी सास बोली सलीम, मैं इसी दिन से डरती थी कि तुम शादी के बाद मेरे हाथों से निकल जाओगे, अपनी कुंवारी बहन को भी भुला दोगे। अगर तुम अपनी सनात बहन को भी अपने साथ ले जाते तो क्या हो जाता। मुझे अपनी सास की ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी। भला मियाँ बीबी के बीच किसी तीसरे का क्या काम था। अगर उसे जाना था तो वो किसी और दिन अपने भाई के साथ जा सकती थी। लेकिन सलीम बोला माँ मैं तो ज़रूर ले चलता, मगर मुझे तो राबिया ने मना कर दिया था कि किसी को भी साथ ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तो सलीम के मुंह से ये सब सुनकर उसे हक्का बक्का देखती रह गई। मेरी सास बोली हाँ बहुएं तो होती ही ऐसी हैं, तुम्हें तो कम से कम अपनी बहन का ख्याल रखना चाहिए था ना। सलीम बोला जी जी मम्मी, मैं आइंदा से ख्याल रखूँगा। मेरी सास और ननद के चेहरे पर मेरे लिए बेजारी ही बेजारी थी, इसीलिए मैं और वहाँ पर ना रुक सकी और अपने कमरे में आ गई। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। मैं तो ये ख्याल भी नहीं कर सकती थी कि सलीम खुद को बचाने के लिए मुझ पर इस तरह का कोई इल्ज़ाम भी लगा सकता है। थोड़ी देर बाद ही वो कमरे में आ गया तो बोला क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो। मैं बोली कि मैं आपसे इस तरह की हरकत की उम्मीद नहीं लगा सकती थी। आपने किस तरह से झूठ बोलकर मुझे अपनी माँ की नज़रों में गिरा दिया। सलीम मेरी बात सुनकर हंसने लगा और बोला अरे पगली, इस बात पर क्यों रो रही हो। दरअसल बात यह है कि मैं अपनी माँ और बहन का इकलौता सहारा हूँ। वो चाहती हैं मैं बस उनका ही होकर रहूँ। वो किसी के साथ मुझे स्वीकार नहीं कर सकती। अगर मैं कह देता कि मैं खुद ही राबिया को लेकर गया था तो यकीनन वो घर में तूफान खड़ा कर देती। मैंने तुम्हारा नाम ले लिया तो देखा, उन दोनों ने अपने मुंह से एक शब्द भी नहीं निकाला। मैंने तुम्हारा नाम घर में सुख शांति रखने के लिए लिया था। तुम जरा जरा सी बात पर क्यों उदास हो जाती हो। मुझे सलीम की ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। जो कुछ भी था उसे मर्द बनकर हालात का मुकाबला करना चाहिए था। खैर सलीम ने मुझसे माफ़ी मांगी तो मैंने उसकी दूसरी अच्छाइयाँ याद करके उसे माफ़ कर दिया। अब मैं इतनी भी कमजोर नहीं थी कि एक ही बात को लेकर रोती रहती। मैंने नोट किया था कि मेरी सास और ननद उस दिन के बाद मुझसे कुछ खींची खींची सी रहने लगी थीं। मैं ही सर्द मेहरी की दीवार को गिराने के लिए उनके आगे पीछे हो रही थी। उस दिन भी मैंने वॉशिंग मशीन लगाकर सारे घर के कपड़े धो डाले थे। छत पर कपड़े डालने गई तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मुझ पर नज़र रखे हुए है। मैं बहुत घबरा गई थी। इधर उधर देखा तो मुझे अपने आसपास कोई भी नज़र न आया। ये सब मेरे साथ पहली बार होता तो शायद मैं इस बात पर यकीन न करती और अपना वहम मान कर नज़रअंदाज कर देती, मगर ऐसा मेरे साथ 5वीं बार हो रहा था।
मुझे लगा कि कोई है जो हमारे इस घर पर नज़र रखे हुए है और यही बात मुझे काफ़ी परेशान कर रही थी। इसलिए मैंने अपनी सास को सब बता दिया। मैं बोली कि कुछ दिनों से मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि कोई हमारे घर पर नज़र रखे हुए है, कोई हमारे घर पर झांक रहा है। मेरी सास मेरी बात सुनकर हंसी थी। वो बोली, बिना वजह टेंशन मत लिया करो, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने सोचा कि शायद वाकई मुझे वहम हुआ होगा, इसलिए मैं इस बात को भूलकर खाना बनाने लगी थी। मैंने सलीम की पसंदीदा बिरयानी बनाई थी। अब मैं बेसब्री से उसका इंतज़ार कर रही थी कि वो घर आए और मैं उन्हें बिरयानी पेश करूं। शाम के 6 बजे के करीब वो घर आए तो रूटीन के मुताबिक सबसे पहले अपनी माँ के कमरे में उन्हें सलाम करने के लिए चले गए। मैं उनका इंतज़ार करने लगी। तभी वो गुस्से से चीखते हुए मेरे पास आए और बोले, तुमने मेरी माँ से क्या कहा है? मैं तो हक्का बक्का खड़ी उनका चेहरा देखने लगी। मैं बोली, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा है। तभी मेरी सास भी अपने कमरे से निकलकर आंगन में आ गई थी। वो बोली, झूठ क्यों बोल रही हो, सच बताओ ना, तुमने मेरी शरीफ बेटी पर इल्ज़ाम लगाया है। मैं ना समझी से उन लोगों को देखने लगी थी, क्योंकि मैंने तो हिना पर कोई भी इल्ज़ाम नहीं लगाया था। वो बोली, क्या तुमने नहीं कहा था कि कोई गैर मर्द छुप छुप कर मेरी बेटी से मिलने घर में आता है और हमारे घर में ताका झांकी भी करता है? मैं बात अब समझी थी कि उन्होंने कहाँ की बात कहाँ पर लाकर जोड़ दी थी। मैं बोली, माँ जी, मेरी बात का वो मतलब नहीं था। मेरे मुंह से अभी ये शब्द निकले ही थे कि सलीम ने मेरे मुंह पर थप्पड़ दे मारा। वो बोले, तुमने ऐसे शब्द इस्तेमाल ही क्यों किए कि बाद में तुम्हें अपने कहे हुए शब्दों के मतलब समझाने पड़े और उनकी सफाइयाँ देनी पड़ें। मैं मुंह पर हाथ रखे खड़ी बेयकीनी से सलीम की तरफ देख रही थी। उसने किस तरह मुझे अपने घर वालों के सामने थप्पड़ मार दिया था। मैं भागती हुई अपने कमरे में चली गई और फूट फूट कर रोने लगी। यूं ही रोते रोते शाम हो गई थी। 11 बजे कहीं जाकर सलीम कमरे में आया। मुझे रोता देखकर वो झट से मेरे पास आकर बैठ गया और मेरे चेहरे से आंसू साफ करने लगा। उसने अपने दोनों हाथ मेरे सामने जोड़ दिए और मुझसे माफ़ी भी मांगने लगा। वो बोला, राबिया, मैं जानता हूँ कि तुम बहुत ही अच्छी और सुलझी हुई लड़की हो। तुम कभी भी इस तरह की बेहुदा बात नहीं कर सकती, मगर मैं अपनी माँ के मुंह पर तो उन्हें झूठा नहीं कह सकता था ना। अगर मैं ऐसी बात कह देता तो तुम जानती नहीं कि उनकी कितनी दिल आजारी होती। उन्होंने मुझसे कहा था कि तुमने अपनी बीवी को थप्पड़ मारना है ताकि आइंदा कभी उसमें इतनी हिम्मत ना हो कि वो इस तरह की बातें कर सके, वरना मैं तो कभी भी तुम पर हाथ उठाने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। मैं चुपचाप अपने शौहर की शक्ल देख रही थी कि वो किस तरह का मर्द था, कि ऐसे मर्द को शादी करने का हक होना चाहिए जो हर फैसला अपनी माँ के कहने में आकर करता हो। मैं चुपचाप सोने के लिए लेट गई थी। मैं सलीम से बात भी नहीं करना चाहती थी। अगले दिन मैं तब तक सोई रही जब तक कि सलीम अपने ऑफिस नहीं चला गया। मैं सारा दिन अपने कमरे में ही बंद रही थी। मेरा दिल ही नहीं चाह रहा था कि मैं अपनी सास या ननद की शक्ल भी देखूं। आज सलीम 4 बजे ही घर वापस आ गया था और वो सीधा अपने कमरे में ही आया था। उसके साथ एक औरत भी थी। सलीम बोला, राबिया, ये मैं एक कामवाली लेकर आया हूँ। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि तुमने घर भर के कपड़े धोए हैं। मैं तुम्हें कामों के लिए तो ब्याह कर नहीं लाया था। सलीम बोला और उस औरत से कहने लगा कि आंटी, आपने राबिया के कहने पर ही सारे काम करने हैं। जैसा ये कहे बिल्कुल वैसा ही करना है और यही आपको तनख्वाह भी देगी। सलीम ने मुझे बहुत मान दिया था। एकदम से मेरा दिल पिघल गया था। अब मैं सारी बात समझ चुकी थी। मेरा शौहर बुरा इंसान नहीं था, बल्कि वो अपनी माँ बहनों के हाथ की कठपुतली बन जाता था। मैं सोचने लगी कि जब मेरी ननद की शादी हो जाएगी तो घर में सुकून हो जाएगा, क्योंकि तब घर में सिर्फ मेरी सास अकेली रह जाएंगी और ऐसे में वो मुझसे बनाकर ही रखेंगी। सलीम कमरे से बाहर निकला तो हिना मेरे कमरे में आ गई। वो जारो कतार रो रही थी। उसको ऐसे रोता देख कर मैं घबरा गई। ना जाने अब मुझ पर कौन सा इल्ज़ाम लगने वाला है। तभी हिना ने मेरे सामने हाथ जोड़ दिए और बोली, भाभी, खुदा के वास्ते मुझे माफ़ कर दें। कल जो कुछ भी हमारे घर में हुआ, इस बात का जिक्र आप अपने भाई अनस से मत कीजिएगा। मैं तो उसकी बात सुनकर ही हैरान हो गई थी। भला ये क्या बात हुई? उसे अनस से किस बात का डर था? खैर, वो मेरी बात सुने बगैर ही उठकर चली गई थी। अगले दिन ही अनस हमारे घर आ गया। वो बहुत खुश था, जबकि हिना के तो पांव जमीन पर ही नहीं टिक रहे थे। वो भाग भाग कर मजे मजे के खाने बना रही थी। कभी उसने किचन में झांक कर भी नहीं देखा था, लेकिन आज वो सब काम कर रही थी। मैं सब समझ गई कि दाल में कुछ काला जरूर है। अगले दिन ही अनस की कॉल आई तो वो बोला, आपी, आपसे एक बहुत ही ज़रूरी बात करनी है। आप मुझे ये बताएं कि आपकी ननद हिना कैसी है। मैं सब कुछ समझ गई थी
कि वो ये सवाल क्यों कर रहा है। मैं बोली, अनस मैं तुमसे कुछ भी नहीं छुपाऊंगी क्योंकि तुम मेरे इकलौते भाई हो। मैं नहीं चाहती कि तुम जज्बात में आकर कोई भी गलत फैसला कर बैठो। दरअसल मेरी सास और ननद एक नंबर की फसादी औरतें हैं। मैं जिस दिन से ब्याह कर आई हूँ वो बहाने बहाने से मेरे और सलीम के बीच फूट डलवाने की कोशिश करती हैं। अनस मेरी बात सुनकर हंस दिया और बोला, आप ही मैं जानता हूँ कि औरतों को अपनी ननद से नफरत ही होती है, इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। इतना कहकर उसने फ़ोन बंद कर दिया था। अब मैं समझी थी कि हिना सारा सारा दिन फ़ोन कान से लगाकर क्यों रखती है। मैं जानती थी कि एक लड़की और लड़के की दोस्ती अच्छा असर नहीं लाती, इसलिए मैंने हिना को रोकने की कोशिश की थी। मैं बोली, हिना देखो, तुम मेरी छोटी बहनों की तरह हो। मैं तुम्हें कभी भी कोई गलत मशवरा नहीं दूंगी। मैं तुम्हें यही समझाऊंगी कि तुम जिस भी लड़के के साथ फ़ोन पर बात करती हो ये बातचीत करना बंद कर दो, क्योंकि इस तरह की दोस्तियाँ रुसवाई और बदनामी के सिवा कुछ भी नहीं लाती। मेरी बात सुनकर हिना ने फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया। हिना को रोते देखकर मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी, क्योंकि मेरी सास और मेरा शौहर भी घर में ही मौजूद थे। वो दोनों भागते हुए बाहर आए तो हिना बोली, अम्मी भाभी ने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया है कि मैं बुरी लड़की हूँ और मेरे आवारा लड़कों के साथ दोस्तियाँ भी हैं। मैं ये बात सुनकर बेहद डर चुकी थी, क्योंकि अभी मेरा शौहर मेरी सास के कहने में आकर मुझे मारने वाला था। और इस सूरत हाल से बचने के लिए मैं भागकर अपने कमरे में चली गई और अंदर से कुंडी लगा ली। मेरी सास मेरे कमरे का दरवाज़ा पीटती रही, मगर मैंने दरवाज़ा नहीं खोला था। रात को जब सलीम कमरे में आया तो वो हंस रहा था। बोला, आज तो तुमने बहुत ही समझदारी का काम किया है। आइंदा भी अगर ऐसे ही हालात पैदा हों तो तुम ऐसे ही करना। हम दोनों ही मुस्कुराने लगे थे, लेकिन मैं एक बात तो जान गई थी कि मेरी ननद भी हूबहू मेरी सास की ही कॉपी है। इसलिए मैंने अपनी माँ को कॉल करके सारी सूरत हाल बता दी थी। मेरी माँ मेरी बातें सुनकर परेशान हो गई और फिर रोने लगीं। बोली, मेरी समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। अनस तो तुम्हारी ननद के पीछे पागल हो गया है। कहता है कि अगर आपने मेरी मंगनी हिना के साथ ना की तो मैं मर जाऊंगा। इसलिए मैं अनस की वजह से बहुत परेशान हूँ। और फिर कुछ दिनों के बाद मेरी माँ को अनस के लिए हिना का हाथ मांगने हमारे घर आना पड़ा। हिना तो बहुत खुश थी। ये रिश्ता बहुत ही आसानी से तय हो गया था, क्योंकि किसी को भी कोई ऐतराज़ नहीं था। जिस दिन मेरे भाई की मंगनी हुई मैं अपनी माँ के गले लगकर खूब रोई थी, क्योंकि यहाँ से मेरी माँ की बर्बादी का आगाज़ शुरू हो चुका था। मंगनी के कुछ समय बाद ही मैंने नोट किया था कि अनस मुझसे कुछ दूर रहने लगा था। वो अक्सर हमारे घर आता तो मेरी सास के कमरे में ही बैठा रहता। वापस जाते हुए भी कभी कभार ही मेरा हालचाल पूछ लेता था। यूं ही कुछ महीने गुजर चुके थे। एक रोज़ मेरी माँ ने मुझे बताया कि तुम्हारी ननद हिना बिना वजह ही अनस से झगड़ा करने लगी है और अनस शादी से पहले ही तंग आ चुका है। उस लड़की से उसे समझ आ गई है कि ये लड़की सही नहीं है। उसने जल्दबाजी में गलत फैसला कर लिया है। फिर देखते ही देखते दोनों की लड़ाइयाँ यहाँ तक पहुँच गई थीं कि अनस ने मंगनी ही तोड़ दी थी। उसने सारा मंगनी का सामान भी घर वापस भेज दिया था। अब मेरी सास और शौहर ने तो मुझे कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया। कहने लगे कि किसी भी तरह अनस को मनाओ कि वो इतनी बड़ी गलती ना करे, वो हिना के साथ मंगनी ख़त्म ना करे। मैं बोली, अनस मेरे कहने में नहीं है। उसने ना तो मंगनी करते वक्त मुझसे मशवरा मांगा था और ना ही मंगनी तोड़ते वक्त। मैं इस मामले में कुछ भी नहीं कर सकती। मेरी सास ने सलीम को आंखों ही आंखों में कुछ इशारा किया था। सलीम बोला, राबिया, मेरी बहन का घर उजड़ जाए और अनस की बहन का घर बसा रहे, ऐसा तो मैं हरगिज होने नहीं दे सकता। इसीलिए मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। सलीम की बात सुनकर मैं सदमे में आ गई थी। उसने खड़े खड़े ही मुझे 3 तलाकें दे दी थीं, जबकि मैं सलीम के पैरों में बैठी रो रही थी। मैं किसी भी सूरत सलीम से जुदा नहीं होना चाहती थी। बेशक उसकी माँ और बहन ने मुझे बहुत जलील किया हुआ था, मगर सलीम ने मुझे हर खुशी दी थी, मेरी हर ख्वाहिश पूरी की थी। सलीम ने मुझे कह दिया कि अपना सामान उठाओ और अपनी माँ के घर चली जाओ। मैंने जाने से इनकार कर दिया और अपने कमरे में जाकर बंद हो गई। 2 दिन ऐसे ही रोते हुए गुजर गए थे। तीसरे दिन सलीम मेरे पास आकर मुझसे माफ़ी मांगने लगा और कहने लगा कि मैंने अपनी माँ के कहने पर बहुत बड़ी गलती कर दी है। यकीन करो, मैं खुद बहुत पछता रहा हूँ, लेकिन अब मैं तुम्हें तलाक दे चुका हूँ तो तुम्हें अब अपने घर जाना होगा। मगर मैं एकदम से बोली, सलीम, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मैं तुम्हारी खातिर हलाला करने को तैयार हूँ। सलीम मेरी बात सुनकर हैरान हो गया, मगर फिर वो मेरी बहुत मिन्नतें करने पर मान गया था। मैंने अपनी इद्दत के दिन वहीं पर गुजार दिए थे। मेरी सास और ननद ने मुझे इन दिनों बहुत परेशान किया था।
मगर सलीम ने मुझे चुप रहने के लिए कहा था, इसलिए मैं चुप रही थी। मेरी इद्दत पूरी हुई तो मैं हलाले के लिए सलीम को फिर से कहने लगी और ये भी कहा कि हलाले के बाद हम फिर से निकाह कर लेंगे। सलीम ने मेरी बात मानकर उसी दिन एक आदमी का इंतजाम किया और मेरा निकाह उससे करवा दिया। मैं विदा होकर अपने दूसरे शौहर के घर आ गई। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि मेरा दूसरा शौहर कमरे में दाखिल हुआ। उसने जैसे ही मेरा घूंघट उठाया तो मेरी तो चीखें निकल गई थीं, क्योंकि ये उस समय की बात है जब मैं 17 साल की थी। मैं उस समय कॉलेज जाया करती थी। मुझे पिक एंड ड्रॉप पापा ही किया करते थे। एक दिन मैं कॉलेज से निकली तो एक बहन मेरे पास आकर रुक गई थी। ड्राइवर निकलकर बोला, मैडम आज आपके पापा आपको लेने नहीं आ सकते, उन्होंने मुझे आपको लेने के लिए भेजा है। मैं चुपचाप उस वैन में बैठ चुकी थी, लेकिन वो आदमी मुझे घर की बजाय किसी और तरफ लेकर जा रहा था। मैं बेहद घबरा गई। मैं बोली, अंकल आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं? मेरा घर तो इस रास्ते में नहीं आता। लेकिन उसने मेरी किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया। मैं बेहद खौफजदा हो चुकी थी। फिर उसने वैन एक जगह रोक दी और मेरा हाथ पकड़कर उसने एक दूसरे आदमी के हाथ में थमा दिया और वो आदमी मुझे खींचता हुआ अपनी काली गाड़ी की तरफ ले जाने लगा। मैं चीखने लगी थी। तभी एक लड़का तेजी से मेरी तरफ भागता हुआ आया। उसने शोर मचाना शुरू कर दिया। सब लोग शोर सुनकर हमारी तरफ इकट्ठा होना शुरू हो गए थे। मेरे किडनैपर इस सूरत हाल से घबरा गए और मुझे वहीं छोड़कर फरार हो गए थे। उस लड़के ने मुझे देखा तो मुस्कुराने लगा और बोला, शुक्र है आप महफूज हैं। वो लड़का मुझे 4-5 साल ही बड़ा होगा। वो बोला, आप फिक्र ना करें, आप महफूज हाथों में हैं। फिर उसने टैक्सी रोकी और मुझे उसमें बैठाकर मेरे घर तक छोड़ आया था। उसने मुझे बताया कि वो फ्रूट की रेहड़ी लगाता है। मैंने ये बात किसी को भी नहीं बताई थी, लेकिन मेरे अंदर डर बैठ गया था। उस दिन से मुझे बहन से डर लगता था। आज मेरी दूसरी शादी हो चुकी थी और मेरे शौहर ने मेरा घूंघट उठाया तो मैं ये देखकर हैरान रह गई थी कि वो कोई और नहीं बल्कि वही फ्रूट की रेहड़ी वाला लड़का था जिसने मुझे आज़ाद कराया था। मेरे चेहरे के हाव भाव देखकर वो लड़का बोला, क्या तुमने मुझे पहचान लिया है? मैंने सिर हाँ में हिला दिया और बोली, मैं अपने मोहसिन को कैसे भूल सकती हूँ। मेरी बात सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ गए और बोला, राबिया मेरा नाम उस्मान है। मैंने जिस दिन तुम्हें अगवाकारों से बचाया था और तुम्हें घर छोड़कर आया था, उसी दिन से मैं तुम्हारी मोहब्बत में डूब गया था। मगर मैं अपना रिश्ता भेजने से पहले कोई और कारोबार करना चाहता था, क्योंकि मुझे पता चला था कि तुम्हारे घर वाले किसी भी सूरत तुम्हारी शादी एक फ्रूट बेचने वाले से नहीं करेंगे। इसलिए मैंने दिन रात मेहनत की और इतने पैसे बना लिए कि मैंने एक कपड़े की शॉप बना ली। और फिर जिस दिन मैंने अपनी माँ को तुम्हारे घर भेजना था, मुझे पता चला कि उसी दिन तुम्हारी शादी हो गई थी। मैंने ये सदमा बड़ी मुश्किल से बर्दाश्त किया था। मैं तुम्हारी एक झलक देखने के लिए तुम्हारी गली में भी आया करता था और फिर मैंने तुम्हारे शौहर से दोस्ती कर ली। एक रोज़ उसने मुझे बताया कि उसने तुम्हें तलाक दे दी है और अब हलाले के लिए उसे एक आदमी की ज़रूरत है। तब उसने मुझे ये काम करने के लिए कह दिया। उसकी बात सुनकर मैं खुशी से झूम उठा था। मैंने तुम्हारे शौहर से कह दिया कि मैं हलाला करने को तैयार हूँ, क्योंकि ये कुछ दिन मैं तुम्हारे साथ गुजारना चाहता था। उस दिन के बाद से उस्मान ने मुझे इतनी खुशियाँ दी थीं कि मैं हैरान रह गई थी। वो बहुत ही अच्छा इंसान था। शादी के तीसरे दिन ही उसने मुझे तलाक दे देना थी। उस दिन वो मेरे पास आकर बैठ गया और बोला, राबिया मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुम्हें इज्जत मान और प्यार दे सकता हूँ। मैं तुमसे दरख्वास्त करता हूँ कि तुम मुझे छोड़कर अपने पहले शौहर के पास मत जाओ। मैं तुम्हारी सास और सलीम को बहुत अच्छे तरीके से जान गया हूँ। सलीम हमेशा अपनी माँ की बात मानता आया है और उसकी माँ एक अच्छी औरत नहीं है, वो एक झगड़ालू औरत है। और सलीम एक दब्बू टाइप का आदमी है। वो अपनी माँ से बहुत डरता है। उसके अपना कोई फैसले नहीं होते। वो अपनी माँ की ज़बान बोलता है। सलीम के साथ तुम कब तक निभाओगी? कल को सलीम अगर अपनी माँ के कहने पर तुम्हें दोबारा तलाक दे दे तो तुम कितनी बार हलाला करोगी? उस्मान ठीक कह रहा था। उसके समझाने पर मैंने अपना फैसला बदल लिया। मैंने सलीम को कह दिया कि मैं उस्मान से तलाक नहीं लूँगी। मेरी बात पर उसने मुझे कुछ नहीं कहा था और चुपचाप वहाँ से चला गया था। और तब मुझे विश्वास हो गया कि सलीम के दिल में मेरे लिए कोई मोहब्बत नहीं थी, बस मैं ही उसके पीछे मरी जा रही थी। अगर वो मुझसे प्यार करता तो कभी भी मुझे इतनी आसानी से छोड़कर न जाता। कुछ ही दिन बाद मुझे पता चला था कि सलीम ने भी दूसरी शादी कर ली है और अब की बार वो पूरी तरह अपनी बीवी का गुलाम बन चुका था। उसने अपनी बीवी के कहने पर अपनी माँ और बहन को भी घर से निकाल दिया था। मैं ये नहीं कहती कि उसने अच्छा किया, मगर हर इंसान को उसके किए की सज़ा ज़रूर मिलती है।
तो दोस्तों ये थी आज की हमारी कहानी। आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना।